Hello dear students, welcome to your social science class. Today we are going to discuss about Simon Commission, which was launched in 1928, which came in India in 1928. So dear students, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, बनाया गया था कानून, जो 1919 में बनाया गया था, उसमें बहुत सारी कमियां निकाली थी कि इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो इन कमियों को सुधारने के लिए 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया था। तो इसीलिए जो साइमन कमीशन था वो भारत में जो हमारा भारतीय संविधान था उसके अंदर सुधार लाने के लिए, कि उसके अंदर कोई ना कोई चेंज करना है या नहीं, वो सब देखने के लिए भारत आया था। तो ये जो साइमन कमीशन था, इसका चेयरमैन कौन था? सर जॉन साइमन इसका चेयरमैन था। इसमें क्या प्रॉब्लम आई? क्यों इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि नो इंडियन मेंबर, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी इसकी, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और ऑल वर ब्रिटिशर्स, यानी कि ऑल ब्रिटिश थे, जितने भी थे सारे ब्रिटिश थे। और कितने थे? 7 मेंबर्स जो थे, 7 सदस्यों का ये एक कमेटी थी, जो 7 सदस्यों की एक ये कमीशन था, जो 7 सदस्यीय कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि साइमन कमीशन कहलाता है, जो कि 1928 में इंडिया आया था। ये सजेस्ट करने के लिए आया था कि सजेस्टेड चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। ये भारतीय जो संविधान था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस, यानी कि कोई चेंजेस करना है या नहीं, उसमें कोई सुधार की ज़रूरत है या नहीं, उसमें कोई कमी है या नहीं। तो इनको सुधारने के लिए, इन कमियों को सुधारने के लिए इंडिया में ये साइमन कमीशन लाया गया था। और इस कमीशन में क्या था? इसमें भारतीय लोग बहुत ही नाराज़ थे, क्योंकि उनमें कोई भी इंडियन नहीं था, सभी ब्रिटिशर्स थे। इंडियन कोई भी सदस्य ना होने के कारण जो इंडियन थे उन्होंने इसका विरोध किया। एंड इंडियन जो थे उन्होंने इसको क्या किया, किस तरह से, कौन से स्लोगन से इसको ग्रीट किया? गो बैक साइमन कमीशन, वापस जाओ के उन्होंने नारे लगाए और काले झंडों से उनका स्वागत किया। काले झंडों से स्वागत करने के बाद उन्होंने गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगाए कि साइमन कमीशन भारत से वापस जाइए। तो उन्होंने इस तरह से उनका क्या किया? बहिष्कार किया साइमन कमीशन का। तो ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। जो ये डेमोन्स्ट्रेशन था, इसमें कांग्रेस के लीडर्स थे, पार्टी के लीडर थे, और मुस्लिम लीग के भी लीडर्स थे। वो सब इसके अंदर साइमन कमीशन का जो ये डेमोन्स्ट्रेशन था इसमें शामिल थे, उनके अगेंस्ट। अब हम ये जानना चाहेंगे कि भारतीय इसके विरोध में क्यों थे। क्योंकि भारतीयों, एक तो इसका सबसे बड़ा कारण मैंने बताया आपको कि सारे सदस्य जितने भी थे इसके अंदर मेंबर्स थे, ब्रिटिशर्स थे। दूसरा ये था कि भारत में जितने भी जांच करने के लिए आए थे, भारत में चेंजेस करने के लिए आए थे, सुधार करने के लिए आए थे, तो भारतीय चाहते थे कि जो भी सुधार करना है वो उनकी सहमति से हो। तो सभी पार्टियां ये चाहती थी कि भारत की दशा की जांच भारतीयों के द्वारा ही होनी चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसके बारे में आगे साइमन कमीशन का क्या इफ़ेक्ट आया, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ द साइमन कमीशन। दिसंबर 1929 लाहौर सेशन कांग्रेस फॉर्मलाइज पूर्ण स्वराज अंडर जवाहरलाल नेहरू के अंडर पूर्ण स्वराज जो है लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, जो कि 44 यानी कि 44वां जो संविधान जो अधिवेशन था, 44वां अधिवेशन जो था 1929 में लाहौर में किया गया था, लाहौर सेशन के नाम से जिसको जाना जाता है। 1929 में कौन थे उसके अध्यक्ष, किसके अंडर वो था? जवाहरलाल नेहरू के अंडर था।
तो इस अधिवेशन के समय सारा वातावरण, जितना भी एटमॉस्फेयर वहाँ का था, साइमन कमीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, बहुत ही एक्साइटेड था। और इस अधिवेशन के लिए बहुत सारे फैसले लिए गए। क्या क्या फैसले लिए गए, इसमें मैं आगे आपको बताना चाहूँगी। 1930 में B.R. अम्बेडकर जी जो थे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहलाते हैं, उन्होंने इस्टेब्लिश किया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, यानी कि जो दमित वर्ग है, जो हमारा डिप्रेस क्लास के नाम से जाना जाता है, उसके लिए एक एसोसिएशन गठित की। एक उनके लिए एक संगठन तैयार किया गरीब लोगों के लिए, जिनको एक इक्वल उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता था इंडिया में, उनके साथ हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसीलिए उन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए स्पेशली उन्होंने एक एसोसिएशन तैयार की और उन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे कि हमारे 27% उनको सीट्स दी और उनको स्कूल कॉलेजेस में उनको यानी कि रिज़र्व सीट्स दी और उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देने की कोशिश की और उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट्स के लिए उन्होंने डिमांड की थी, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया एज अ इंडिपेंडेंस डे, यानी कि इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 के दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और इस दिन यानी कि कांग्रेस ने जो इस अधिवेशन में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया, यानी कि फुल्ली फ्रीडम जो ये थी, फुल्ली फ्रीडम का वहाँ पर प्रस्ताव पास किया गया। और जो 26 जनवरी का दिन था वो फ्यूचर में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की वहाँ पर घोषणा की थी। वहाँ पर 26 जनवरी 1930 में यानी कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और इसको गणतंत्रीय त्यौहार यानी कि इसकी संज्ञा दी गई। और इसी दिन इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय तिरंगा भी अपनाया गया था, यानी कि जो नेशनल हमारा फ्लैग है उसको हमने अडॉप्ट किया था इसी दिन, जिस दिन हमारा अधिवेशन हुआ था। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ मिलकर और उनके वो बहुत सारे लीडर्स थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने ये 44 जो ये था कांग्रेस सेशन वहाँ पर 1929 में लाहौर में किया गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और साल्ट मार्च और नमक यात्रा जो थी महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1930 में। और इसमें क्या क्या कंडीशन थी मैं आगे इस वीडियो में आपको डिस्कस करती हूँ कि गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ मीडियम फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। गांधी जी ने नमक को ही चूज़ किया। नमक को इसलिए चूज़ किया क्योंकि नमक एक गरीब के घर से लेके एक अमीर के घर तक, यानी कि सभी के घरों में एक नमक जो ऐसी चीज़ थी, ऐसी वस्तु थी जो सभी के घरों में इस्तेमाल की जाती थी। तो इसके ऊपर जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सॉल्ट पे उन्होंने क्या लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था। तो इस चीज़ से जो महात्मा गांधी जी थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो इसीलिए उन्होंने जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन मुद्दा उन्होंने नमक से उठाया, यानी कि नमक को एक मेन माध्यम बनाया और इसके द्वारा उन्होंने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टार्टिंग 11 डिमांड्स रिगार्डिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। अब गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 में एक लेटर लिखा किसको, वाइसरॉय इरविन को, और जिसके अंदर उनकी 11 डिमांडें थी, 11 मांगें थी, जिसमें उन्होंने एक उद्योगपति से लेके एक किसान तक की समस्याओं को उसके अंदर मेंशन किया, उसके अंदर उनको लिखा गया ताकि सभी की समस्याओं का समाधान किया जा सके।
और इसमें गवर्नमेंट वॉज आस्क्ड टू एक्सेप्ट द डिमांड्स बाय 11 मार्च। अब ये 31 जनवरी को उन्होंने ये लेटर लिखा था गांधी जी ने, और इसके अंदर उन्होंने कंडीशन ये रखी थी कि जो ये गवर्नमेंट है उसको ये 11 मार्च तक, ये जो उनकी 11 मांगे थी 11 मार्च तक उनकी डिमांड्स को मानना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो फेल हो गए तो विच CDM वुड बी स्टार्टेड, यानी कि वो अगर ऐसा करने में नाकाम रहे तो यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर फिर उन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड बीइंग द अबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स विच वॉज मोस्ट एसेंशियल कमोडिटी ऑफ अ कॉमन मैन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड तो ये थे कि साल्ट टैक्स, जो नमक का कानून उन्होंने नमक पर जो टैक्स लगाया था उसको ख़त्म किया जाए। तो एक बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी थी, जो मैंने बताया था, एक गरीब व्यक्ति से लेके, कॉमन आदमी से लेके एक रिच पर्सन के घर में, सभी के घरों में इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ थी, और जो हमारी इंडिया की ही चीज़ थी, और उसी पर उन्होंने टैक्स लगा रखा था। तो इसीलिए उन्होंने इसको डिमांड किया कि सॉल्ट पे जो टैक्स लगाया गया है उसको एबोलिश किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। मार्क द बिगनिंग ऑफ CDM ऑन 12 मार्च 1930, यानी 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया। कैसे? नमक कानून को भंग करके। अब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया था, वहाँ पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून भंग करके उन्होंने सॉल्ट मार्च के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वहीं से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया था। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उन्होंने अलोंग विद फॉलोवर्स गांधी जी वॉयलेटेड द लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब उन्होंने ये जो यात्रा शुरू की थी, सबसे पहले ये बताऊंगी मैं आपको, स्टार्टेड फ्रॉम गांधी जी आश्रम, साबरमती आश्रम जो था महात्मा गांधी जी का गुजरात में, वहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। गुजरात में कोस्टल टाउन, यानी कि वहाँ पर कोस्टल जो एरिया था, कोस्टल वहाँ पर छोटा सा कस्बा था दांडी, तो वहाँ तक साबरमती आश्रम से लेके गांधी जो दांडी वहाँ पर समुद्र तट था वहाँ तक उन्होंने यात्रा की थी, जो लगभग 240 माइल्स तक थी। उसके अंदर गांधी जी के जो फॉलोवर्स थे वो उनके साथ गए थे। कहाँ से? आश्रम से वो स्टार्ट हुए थे उनके साथ पैदल चलना, और दांडी के तट तक वो उनके साथ, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तट तक उनके साथ पैदल गए, यात्रा की। रास्ते में बहुत सारे गांव पड़ते थे, तो वहाँ पर लगभग 78 उनके फॉलोवर्स थे गांधी जी के उनके साथ, और वो पैदल उनके साथ गए। जितने भी रास्ते में गांव भी उनको मिले, सभी गांव में उन्होंने अपना प्रचार किया अपना, और जितने भी लोग उनके फॉलोवर्स थे वो उनके साथ शामिल हो गए। इसमें बहुत सारी फीमेल्स ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और साथ में फीमेल्स भी वहाँ पर प्रेजेंट थी जब ये नमक कानून भंग किया गया, नमक कानून तोड़ा गया। तो गांधी जी के फॉलोवर्स उनके साथ गए थे और उन्होंने नमक बनाया वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर पानी लिया, पानी को उन्होंने बॉईल किया, और वहाँ पर नमक बनाकर उन्होंने सी वाटर को उन्होंने बॉईल करके वहाँ पर नमक बनाकर नमक के कानून को भंग किया, यानी कि नमक कानून को तोड़ा। वो वहाँ पर कब पहुँचे थे? रीच दांडी ऑन 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को वो वहाँ पर पहुँचे थे। कहाँ पर? दांडी, जो कोस्टल टाउन था दांडी, वहाँ पर वो पहुँचे थे अपने फॉलोवर्स के साथ, जो कि द मूवमेंट स्प्रेड टू द एंटायर नेशन। तो जो ये मूवमेंट थी पूरे राष्ट्र में फैल गई थी। जो नमक कानून भंग किया गया सिर्फ एक दांडी तट पर नहीं किया गया, बल्कि जहाँ जहाँ लोगों को इसके बारे में जानकारी थी सभी जगह नमक कानून को तोड़ा गया था। वॉयलेटेड फॉरेस्ट लॉज, यानी कि जो जंगलों पे जो वनों पे कानून बनाए गए थे, वनों पे उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इतने सारे कानून बनाए थे जिसके कारण जो वहाँ के लोग थे
यानी कि जंगलों के आसपास के रहने वाले ट्राइबल्स लोग थे, वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड थे। अब फॉरेस्ट लॉज लगने के कारण वो उनका जो लाइवलीहुड था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। वो वहाँ पर फॉरेस्ट में एंट्री नहीं कर सकते थे और अपने जो उनके पशु थे, पशुओं को वो वहाँ पर ग्रेजिंग के लिए नहीं लेके जा सकते थे। तो उन्होंने इस कानून का भी वहाँ पर बहिष्कार किया। तो जो इफ़ेक्ट थे, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की 1930 टू 1934 की बात है ये, तो ये क्या क्या इफ़ेक्ट थे कि यहाँ पर फॉरेस्ट जो लॉज थे उसको वॉयलेट किया गया। इसके बाद कॉलोनियल लॉज वर वॉयलेटेड, जितने भी वहाँ पर औपनिवेशिक कानून बनाए गए थे उनको तोड़ा गया। साल्ट मैन्युफैक्चर्ड इन न्यूमरस प्लेसेस, हर जगह पर क्या किया गया, नमक बनाया गया। अलग अलग जगह पर देश में नमक कानून को भंग किया गया, नमक कानून तोड़ा गया। और पीजेंट रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स, जो किसान थे, किसानों पर जितने भी टैक्स लगाए गए थे, रिवेन्यूज़ उनको पे करने थे, जितना भी उनको कर चुकाना था उसके लिए उन्होंने मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, रिवेन्यू जितने भी उन पर कर और टैक्स लगाए गए थे वो देने से किसानों ने मना कर दिया। इसके बाद है फॉरेन क्लोथ्स फॉर बर्नट एंड पिकेटिंग लिकर शॉप्स। अब वहाँ पर जो जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे, फॉरेन क्लोथ्स थे, उनको जलाया गया और लिकर शॉप्स को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, उनको पिकेट कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था उसके बारे में हम देखते हैं। अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान जो एक लीडर था उसको अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अनसिक्योर फील कर रही थी, तो इसीलिए हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था। और मई 1913 में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। अब जो इसके अंदर वुमेन्स थी और बहुत सारे सत्याग्रही थे, उन पर अटैक किया गया, उनको मारा गया और क्या किया गया, मैनी वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा। अब ऑन द 5th मार्च 1931 गांधी जी कॉल ऑफ द मूवमेंट विद गांधी इरविन पैक्ट। अब गांधी जी ने 5 मार्च 1931 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन यानी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसको बंद करने के लिए सोचा। किसके द्वारा? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो इसमें सीडीएम वॉज री लॉन्च बाय 1934, लॉस्ट इट्स मोमेंटम। अब 1934 में दोबारा से री लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो फेल हो गई थी, यानी कि वो इंडिया में यानी कि उसकी वैल्यू नहीं थी, उसकी वैल्यू क्या थी, 0 हो गई थी। तो इसके द्वारा फिर क्या हुआ, 19 दिसंबर 1931 में गांधी जी ने वो लंदन चले गए थे। जो सेकंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसके लिए गांधी जी लंदन चले गए थे। तो गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन आरटीसी। तो गांधी जी ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, बट गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द प्रिजनर्स। तो गांधी जी जब वहाँ पर दूसरी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे तो वहाँ की सरकार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री हो गई थी किसके लिए, यानी कि जितने भी उन्होंने जेल में लोगों को पकड़ रखा था, जितने भी प्रिजनर्स थे उनको वो रिलीज़ कर देंगे। किस एक्ट के थ्रू, कौन सा एक्ट था, कौन सा पैक्ट के थ्रू? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौते के तहत उन्होंने प्रिजनर्स जो वहाँ पर कैदी थे, इंडियंस जो कैदी थे उनको छोड़ने के लिए उन्होंने हाँ कर दी थी। इसको गांधी इरविन पैक्ट मार्च 31 के नाम से जाना जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें यानी सरकार ने ये भी बोला कि जितने भी आदेश उन्होंने दिए हैं और जितने भी मुकदमे लोगों पर चलाए हैं वो उनको वापस ले लेंगे, और जितनी भी घटनाएं हुई थी, जितने भी
यानी कि जो वॉयलेंट मेथड जो लोगों ने अपनाया था उसके तहत लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, तो वो उन कैदियों को छोड़ देंगी जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी कि जो उसमें रियल में शामिल नहीं थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, जहाँ भी 4 लोग खड़े दिखाई देते थे तो उनको सीधा अरेस्ट करके उनको जेल में डाल देते थे। बट उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि जो गांधी इरविन पैक्ट था इसके अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों को रिलीज़ करने के लिए हाँ कर दी थी। और समुद्र के पास, यानी कि सरकार ने समुद्र के पास रहने वाले लोगों को बिना टैक्स के नमक इकट्ठा करने और नमक बनाने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी कि वहाँ पर लोग नमक बना सकते हैं, नमक इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो समुद्र तट के किनारे जो कोस्टल एरिया के लोग थे वहाँ पर उन्होंने परमिशन दे दी। और इसमें गांधी इरविन पैक्ट में उन्होंने जैसे कि विदेशी कपड़े थे और जो वाइन शॉप्स की पिकेटिंग की गई थी, तो उन्होंने ये बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के काम में कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो वहाँ पर जितने भी सत्याग्रही थे, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया कि सरकार ने बोला कि जितनी भी उन्होंने प्रॉपर्टी उनकी जब्त की है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी उन्होंने ख़राब की है तो वो उनको वापस करे, यानी कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है या कुछ भी है तो वो उनको रिटर्न करेगी। तो इस प्रकार से गांधी जी को ये सारी बातें माननी पड़ी। और इसमें उन्होंने, गांधी जी ने यानी कि आंदोलन को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। गांधी इरविन पैक्ट के बाद ये जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसको कॉल ऑफ कर दिया गया था। तो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन से डिफरेंट स्टैंड्स थे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो अमीर किसान थे, यूपी के जाट थे, पतीदार्स थे गुजरात के, उनके जो रिवेन्यूज़ थे उनको, यानी कि उनको रीलोकेशन, यानी कि दोबारा से उनके जो रिवेन्यूज़ थे वो दोबारा से क्रिएट किए गए थे। और जो वुमेन्स थी उन्होंने एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जहाँ शुरू हुआ था, उन्होंने नमक कानून भंग किया गया था, वहाँ भी फीमेल्स वहाँ भी खड़ी हुई थी। सॉल्ट जब मार्च किया था गांधी जी के साथ, फीमेल्स भी उनके साथ गई थी। तो इसके बाद इसमें पुअर पीजेंट्स जो थे उनके जो रेंट थे उनको एग्जाम्प कर दिया गया, उनके जो रेंट थे उनको माफ़ कर दिया गया था। और जो वर्कर्स थे, यानी कि नागपुर के वर्कर्स को छोड़कर, नाउ वेयर वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन सीडीएम, जितने भी वर्कर्स थे उनको क्या कर दिया गया, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। नागपुर के वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया बल्कि बाकी सभी वर्कर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको भी रिलैक्सेशन दी गई थी, रिलैक्सेशन ऑन अनड्यू टैक्सेस, जितने भी उन पर टैक्स लगाए गए थे उनको रिलैक्सेशन मिली। तो इसके अंदर क्या हुआ, काजेज क्या थे इसके, सीडीएम के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के काजेज क्या थे, क्या कारण थे, फेलियर होने के क्या क्या कारण थे इसके, किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो फेल हुआ था वो किस कारण से हुआ था। पीजेंट्स डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड, यानी कि किसानों की जो मांगे थी वो पूरी नहीं की गई थी। इसके बाद है मुस्लिम्स वर अलूफ ऑफ द मूवमेंट एज दे फियर्ड हिंदू डोमिनेंस, यानी कि जो मुस्लिम लोग थे उनको ये डर था, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो हिंदुओं के साथ मिली हुई थी, तो उन्होंने अपने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। मुस्लिम लोगों ने यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुसलमानों ने पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया था। बल्कि ये यहाँ पर डर रहे थे क्योंकि मेजॉरिटी किसकी थी, हिंदुइज्म की ज़्यादा थी, और माइनॉरिटी किसकी थी, मुस्लिम्स की थी। तो इनको ये डर था कि जो इनके कस्टम्स थे, जो इनका रिलीजियस फेथ था वो डगमगा रहा था। वो डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो, हम हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं, हमारे कस्टम्स हैं, हमारा कल्चर है वो ख़त्म ना हो जाए पूरी तरह से। तो इसीलिए मुस्लिम्स इनसिक्योर फील कर रहे थे, तो उन्होंने भी इसमें सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और जो किसान थे, बहुत सारे पीजेंट्स थे और बिजनेसमैन थे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया मूवमेंट को दोबारा से।
जब इस मूवमेंट को रीजॉइन किया गया 1934 में, तो इस मूवमेंट में उन्होंने दोबारा से, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी मांगें दोबारा से पूरी नहीं की जाएंगी, तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर से उन्होंने दोबारा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बहुत सारी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ इसमें स्प्रेड हो गई थी। बहुत सारी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ स्प्रेड होने के कारण लोगों ने इसमें यानी कि पार्टिसिपेट करने से वो डर रहे थे। और इसमें दलित जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो अपर क्लास लोगों को साइड कर रही थी, उनकी साइड में उनको फेवर कर रही थी। तो दलित लोग थे वो भी इनसिक्योर फील कर रहे थे। अब जो इसके अंदर मैंने बात की थी, B.R. अम्बेडकर जी ने, उन्होंने दलित्स के लिए एक एसोसिएशन बनाई थी, बट उन्होंने दलित्स के लिए अलग इलेक्टोरेट्स यानी अलग से इलेक्शन के लिए डिमांड की थी, परंतु गांधी जी ने उनका विरोध किया और आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और उन्होंने गांधी जी इसके अगेंस्ट क्यों हुए? क्योंकि वो चाहते थे कि वो हिंदू और मुसलमानों को एक करना चाहते थे, गरीब अमीरों को एक करना चाहते थे। बट जब B.R. अम्बेडकर जी ने दलित्स के लिए अलग से इलेक्शन की डिमांड की, तो गांधी जी को लगा कि वो देश को जोड़ना चाहते हैं और अलग से इलेक्शन करवा दिए गए तो देश में यानी कि एकता ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए दलित्स की जो ये डिमांड थी गांधी जी की, गांधी जी इसके अगेंस्ट हो गए, तो गांधी जी की मांग को मान लिया गया और दलित्स के लिए कोई अलग से इलेक्शन नहीं करवाए गए थे। परंतु दलित्स के लिए अलग से उनको रिज़र्व सीट्स के लिए सीट्स उनको दे दी गई थी और उनको रिज़र्व सीट्स के द्वारा उनको मतलब कि रिज़र्व सीट यानी कि उनको आरक्षित सीटें उनको दे दी गई थी। और इस प्रकार से दलित्स को लगा कि उनके लिए अलग से इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं, तो उन्होंने भी, कांग्रेस पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी थी दलित्स की, तो उनको लगा कि अपर क्लास की बात ये लोग मान रहे हैं, तो दलित ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस प्रकार से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये उसके फेल होने के कारण थे। So dear students, we have covered the topic Simon Commission, CDM यानी कि Civil Disobedience Movement, Salt March and government response about civil disobedience movement and causes of failure of civil disobedience movement. And we will discuss our next topic in our next video. So thank you student, have a nice day.